Hello friends, so let's come to the environmental affairs. We have completed the science and technology part. environmental affairs आज हम complete कर लेंगे एंड देन यूपी की न्यूज़ बस बचेगी तो वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है 27 को. ओके, सो इन दिस द फर्स्ट स्कीम इज़ रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन. तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने ग्रीन इंडिया मिशन प्लान को जो है रिवाइज़ करके उसका जो पीरियड है वो 2021 to 30 रख दिया है ऑन जून 17 2025. जून 17 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स मनाया जाता है. जून 17 को ये याद रखेगा. और ग्रीन इंडिया मिशन का प्लान जो है कब तक से कब तक कर दिया, 2021 से 2030 तक, ठीक है. अब इसमें यही है कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर कि जितने भी हमारे वल्नरेबल फॉरेस्ट हैं, लैंडस्केप है, फॉर एग्जांपल अरावलीज हो गए, वेस्टर्न घाट्स हो गए, इनको रीस्टोर करना है, मैंग्रोव्स को रीस्टोर करना है. और इंडियन हिमालयन रीजन जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहाँ पे भी हमको उनको रिस्टोरेशन के लिए रखना है. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. और ये जो मिशन है ये प्रोजेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी उसमें, क्योंकि हमको इंडिया का कार्बन सिंक अचीव करना है 3.39 बिलियन टन्स. ओके, एंड अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द ये जो मिशन है ग्रीन इंडिया, ये लॉन्च किया गया है 8 कोर मिशन जो है इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, उसमें. तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि आपका पेपर है, तो आई डोंट थिंक सो जो इम्पॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, उससे अलावा हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. तो आप प्लीज़ मेरे साथ बेयर करिएगा. ओके, सो ग्रीन इंडिया मिशन ये हो गया. नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट. ये कौन रिलीज़ करती है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट कौन रिलीज़ करती है? हमारी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रिलीज़ करती है. दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है क्या? ये ओपन सोर्स फॉरेस्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हम फॉरेस्ट को, वर्ल्ड के फॉरेस्ट को हम मॉनिटर करते हैं. और ये इंडियन फॉरेस्ट के बारे में अभी बताया कि कितना डिग्रेड हुआ है इंडिया का फॉरेस्ट. अब इंडिया ने कितना फॉरेस्ट लॉस किया है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, सो आई विल नॉट गो इनटू दिस. बस आपको इतना याद रखना है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट. ओके, नेक्स्ट आते हैं किचन एंड मेनार एज अ न्यू रामसर साइट. तो अभी हम आपको अगर बात करें तो रामसर साइट्स जो है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है. और हमारे इंडिया में अभी 91 रामसर वेटलैंड साइट्स हो गई हैं. और अभी किचन और मेनार जो कि राजस्थान का वेटलैंड है उसको जो है न्यू रामसर साइट्स बोला गया है. और अभी इंडिया अगर बात करें तो इंडिया हैज़ नाउ 91 रामसर साइट्स एंड हाइएस्ट नंबर अमंग ऑल एशियन कंट्रीज़. अबाउट किचन वेटलैंड की बात करें तो ये राजस्थान इंडिया में है, पलौड़ी तहसील है वहाँ पे. और ये नॉर्दर्न थार डेजर्ट में लोकेटेड है. और 2 वाटर बॉडीज़ इसके अंदर आती है, रात्रि नदी रिवर और विजय सागर तालाब, ठीक है. दैट इज़ एनफ. नेक्स्ट है मेन्नार. मेन्नार जो है वो भी राजस्थान में, ये फ्रेश वाटर मानसून वेटलैंड है जहाँ जो कि 3 पॉइंट से बनता है, ब्रह्म तालाब, धंध तालाब एंड खिरोदा तालाब, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस न्यूज़. तो राजस्थान में किचन और मेन्नार दोनों वेटलैंड साइट्स हैं और 91 वेटलैंड साइट्स है. तो दीज आर द 91 वेटलैंड साइट्स. आप इसको एक बार इस मैप को देखकर चले जाइएगा. बाकी मेरे को आई डोंट थिंक सो बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपको रटना पड़ेगा. और ये मैं आपको अभी टाइम नहीं है कि मैं इसको रटने के लिए आपको बताऊं, पढ़ाऊं, क्योंकि ये आप एक बार सिर्फ इतना ही देख के जाइएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स. ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट इंडेक्सेस, क्योंकि पिछले जो सेक्शंस आए हैं उसमें हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रीड किया है, जिसको कौन रिलीज़ करती है? जर्मन वॉच रिलीज़ करती है. इंडिया का रैंक इसमें 10th हो गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में. बस इतना ही याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? जर्मन वॉच रिलीज़ करती है. और इंडिया का रैंक क्या है? 10th है. और ये 4 की इंडिकेटर्स में करती है: ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ एंड क्लाइमेट पॉलिसी. ओके, अगर हम बात करें तो कोई भी डेनमार्क, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम 4th, 5th, 6th रैंक में. फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी कंट्रीज़ को नहीं रखा गया. फर्स्ट 3 पोजीशन में कोई भी कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ इनफ. नेक्स्ट आते हैं WMO ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट. तो WMO ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट कौन निकालता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन निकालती है. और इन्होंने बोला है कि इन्होंने वार्निंग दिया है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस सरपास हो जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो कि बहुत अफेक्ट करेगा हमारे इंडिया, हमारे पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है. सो दिस इज़ इनफ. आपको ये याद रखना है, WMO रिलीज़ करती है. फिर आते हैं सागर संवाद. सागर मथा संवाद. सागर मथा संवाद अभी काठमांडू नेपाल में हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनॉग्रल सेशन वो किया है, ठीक है. क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी थीम है, ठीक है. दैट इज़ इनफ, नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट आते हैं सागर में
सॉरी सागर में सम्मान स्कीम, सागर में सम्मान जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज जो है उन्होंने अनवील किया है सागर में सम्मान। अब एक पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम सेक्टर बनाना है, मतलब हमारी जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे जो मैरीटाइम सेक्टर है, जो सीज़ है, ओशंस है, वहाँ पे जनरली मेंस को भेजा जाता है, बट अभी बोला गया है कि जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम, जहाँ पे विमेंस को भी पार्टिसिपेशन मैरीटाइम सेक्टर में बढ़ाना है। ओके, सो दिस इज़ एनफ। नेक्स्ट आते हैं 16th एशियाटिक लायन सेंसस 2025। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा अभी 16th एशियाटिक लायन सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करती है, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली गुजरात में बोला गया है कि 891 टाइगर्स मिले हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गुजरात की वो भी करती है। ये फुल फ्लेज लायन सेंसस है जो कि कंडक्ट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ओके, सो दिस इज़ एनफ। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा से याद रखिए, ओलिविया इट इज़ फॉर ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है, जो उड़ीसा में ऋषिकेला लेक में मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑपरेशन ओलिवा किसके लिए है? ऑलिव रिडले टर्टल के लिए है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने ऑपरेशन ओलिवा लॉन्च किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 6.98 लाख ऑलिव रिडले टर्टल है, उनके रिकॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है और उनको प्रोटेक्ट करना है इन ऋषिकेला रिवर माउथ इन उड़ीसा, ठीक है। तो दैट इज़ एनफ। गहिर माता बीच में भी मिलते हैं। सो ऑपरेशन ओलिवा। नेक्स्ट आते हैं सरप चू कंजर्वेशन रिजर्व। तो इसको टी इज़ साइलेंट हेयर। तो ये हिमाचल प्रदेश में है, स्पीति वैली में। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व है और 5th सच रिजर्व इन द स्टेट। ओके, सो इसको अगर बात करें तो ये लद्दाख, नॉर्थ में इसके लद्दाख आता है, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लंगूर लंगपा ईस्ट में आता है, कब्जी नाला साउथ में आता है और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट में आती है। ये इसमें उन्नम रिवर के कॉन्फ्लुएंस और चरप नाला के कॉन्फ्लुएंस में बेस्ड है, ठीक है। तो दिस इज सरापू चू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है आपको ये याद होना चाहिए, दैट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली। अब आते हैं याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है पिछले लेक्चर्स में। याला ग्लेशियर अभी डेड हो गया है। ये नेपाल का एक ग्लेशियर है, ठीक है, हिमालयन कुछ रीजन्स में आता है। इसका जो ग्लेशियर है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, मतलब डेथ हो गई है। तो दैट इज़ एनफ फॉर दिस, ठीक है, याला ग्लेशियर। अब आते हैं आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव। यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव के अंदर 21 विनिंग आइडियाज़ दिए हैं, अनाउंस किए हैं, ठीक है। इसमें आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव है क्या? ये लॉन्च हुआ था डेडिकेटेड पोर्टल के थ्रू, जो कि यूनिसेफ युवा है, यूनिसेफ का युवा पोर्टल है, उसके थ्रू लॉन्च किया गया था कि जहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ हमको स्टूडेंट से लेने हैं और उनको फैकल्टीज़ और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा सस्टेनेबल लिविंग बढ़ सके। नेक्स्ट आते हैं कमिटमेंट टू ग्लेशियल प्रिजर्वेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी एक प्लानिटरी सेशन लिखा है, हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियल्स प्रिजर्वेशन, जो कि तजाकिस्तान में हुआ है। तो उसमें उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हमें हमारे जो जितने भी ग्लेशियल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आपने देखा अभी याला ग्लेशियल्स डेड हो गए, तो उन सबको रोकना है। अब आते हैं फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 5 कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का सिंपल मतलब है कि जितना भी कार्बन आप एमिट कर रहे हो उस कार्बन को पहले स्टोर करो इन अ ग्राउंड, या फिर आप कहीं लैंडफिल साइट्स में उसको स्टोर करो ताकि वो हमारा क्लाइमेट चेंज को ना बढ़ाए, ठीक है। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इनिशिएटिव, नेशनल इनिशिएटिव अनवील किया है, 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड इन अ सीमेंट सेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया का क्लाइमेट एक्शन जो प्रोग्राम है, जो NDC's टारगेट है इंडिया का, उसको अचीव करना है हमको, इसलिए हमको ये ज़रूरी हो जाता है। और कार्बन न्यूट्रलिटी इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक हम न्यूट्रल कर देंगे। अब आते हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम। तो IMD ने अभी भारत फोरकास्ट सिस्टम अडॉप्ट किया है, जो कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, ताकि हमारी जो एक्सट्रीम रेनफॉल है, साइक्लोन्स पैटर्न्स है, उसको हम मेजर कर सके। की हाइलाइट्स की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल कैपेबल फोरकास्टिंग है, जो 6 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन है। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 11 ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग। अभी ब्रिक्स समिट हुआ था ब्राज़ीलिया में, आपको याद है ब्राज़ील में, मैंने पढ़ाया इसके पिछले लेक्चर्स में। UNFCCC का COP30 समिट के थ्रू एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहाँ पे बोला गया है कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ हमको सपोर्ट करना है, लो कार्बन को हमको प्रमोट करना है, ठीक है। की इनिशिएटिव इंडिया ने भी हाईलाइट किया है कि इंडिया ने हाईलाइट किया कि ब्रिक्स के जितने भी नेशन हैं वो कलेक्टिवली 47% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं
और 36% GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेसिंग पावर पैरिटी टर्म्स, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें रीअफर्म की हैं। इंडिया ने ये भी बोला है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ पे ही बेस्ड होना चाहिए, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो है तब आया था कि जब इंडिया ने इस प्रिंसिपल को अनवील किया था, बताया था कि ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिस्टोरिकली जिसने सबसे ज़्यादा एमिट किया है तो वो लोग ज़्यादा अपने चीज़ों को रोकें, ताकि हम लोग जो इंडस्ट्रीज़, जो सेक्टर्स, जो कंट्रीज़ डेवलप नहीं हो पाई हैं उनको डेवलप होने का मौका मिल सके, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में खुला है, बस इतना याद रखिए कहाँ पे खुला है, फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। नेक्स्ट आते हैं हाँ, द इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट आइस चर्च भी लॉन्च किया गया, आइस क्रच भी लॉन्च किया गया है। ये क्या है, एक आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई प्रॉपर्टीज़ इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। तो आइस क्रंच की अगर बात करें तो ये जनरली जो हमारे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं जिनके थ्रू क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, कि बारिश हो पाए, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है। ये स्विस और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कलपक्कम तमिलनाडु में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंडिया का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु कलपक्कम में आया है, कमीशन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये सेकेंड स्टेज में इंडिया का जो 3 स्टेज प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके सेकेंड स्टेज में जो है इसको मार्क किया जाएगा, जहाँ पे ये क्या करेगा, जो भी हमारा फ्यूल है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और इन्वेंट्री रेडियो एक्टिव वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड, इट विल बी यूजिंग, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि इंडिया के 3 स्टेज प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेज में कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज में कौन सा और थर्ड स्टेज में कौन सा, ओके। वाइल दिस NPCIL जो है वो ऑपरेट करेगी न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्री में, और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम भाविनी, ओके। नेक्स्ट आते हैं CPCB रिवाइजेस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्ट किया है कि आप क्लासिफिकेशन को रिवाइज करिए इंडस्ट्रीज़ की, और वहाँ पे एक न्यू कैटेगरी जोड़िए, दैट इज़ ब्लू कैटेगरी, जिसको एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज बोला गया है कि ये बहुत ज़रूरी है एनवायरमेंटल सर्विसेज, ठीक है, सच एज इंगेज्ड इन मेंटेनिंग लैंडफिल्स और बायो माइनिंग वगैरह में। तो ये कैटेगरी ब्लू कैटेगरी सेक्टर को इन्होंने बोला है एसेंशियल एनवायरमेंट सर्विसेज, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2 years वैलिडिटी देंगे फॉर कंसेंट टू ऑपरेट। अब इसमें न्यू क्लासिफिकेशन में अगर बात करें तो CPCB ने 419 सेक्टर्स को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल रेड में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर ऑरेंज में ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, ड्राई सेल बैटरी, कोल वॉशरीज। ग्रीन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर, चिलिंग प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछा जा सकता है। वाइट में असेंबली ऑफ एयर कूलर्स, कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल ऑक्सीजन। फिर ब्लू में आते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी। ब्लू में आप देखा एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज, क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे एनवायरमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया 16 ग्लोबल जियो पार्क्स। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कोई भी ग्लोबल जियो पार्क्स नहीं है अभी तक, ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने अभी 16 किए हैं और 229 जियो पार्क्स हो गए हैं अक्रॉस 50 कंट्रीज़, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से है। बट इंडिया का कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। यहाँ पे मैंने लाइन हाईलाइट की है, इंडिया डज नॉट येट हैव अ यूनेस्को डेजिग्नेटेड ग्लोबल जियो पार्क, ओके। अब आते हैं ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाला है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए बाय ऑब्लिगेटिंग एंटिटीज़ इन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो जो भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ हैं जो ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबको, तो उनको जो है एमिशंस को कम करना है। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है 1 मिनट, हाँ, सो ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं ये नोटिफाई की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। और इस गाइडलाइंस में बोला है कि हमको ग्रेजुअली रिडक्शन टारगेट जो है 2025-26 एंड 2026-27 एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंदर हमको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट आते हैं सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व एज अ नेशनल पार्क। तो सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो हमारा उड़ीसा का टाइगर रिजर्व है, जिसको अभी नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ओनली होम है वाइल्ड मेलिन
एल्पिनिस्टिक टाइगर्स का। ये 107 नेशनल पार्क है इंडिया का, और सेकंड है उड़ीसा का आफ्टर भीतरकनिका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक गाइडलाइन निकाली है कि वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स को सेटअप करेंगे अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या करेंगे, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा ₹1 लाख का, कि आप हर सेंटर को सपोर्ट करें, ठीक है। फर्स्ट और फॉरमोस्ट अगर बात करें तो ये BRC जो है नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करेंगे, और यहाँ के जो मेंबर हैं वो प्रायर मेंबर होने चाहिए, नेचुरल फार्मिंग में कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उनको वो करेंगे। और अफोर्डेबिलिटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस की 1 लाख दिया जाएगा इन 2 ट्रांसेस 50,000 ईच। अब आते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट कौन रिलीज़ करती है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। याद रखिएगा कौन रिलीज़ करती है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिलीजेस ग्लोबल विंड रिपोर्ट, जहां पे उन्होंने बताया है कि विंड कैपेसिटी सिर्फ 77% ऑफ 2030 टारगेट्स को मीट कर रही है। ओके, अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मैंने वो हाईलाइट भी नहीं किया है, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी गुजरात करता है, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इंडिया में गुजरात सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु। नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो इंडिया ने अभी 20th सेशन में पार्टिसिपेट किया है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, जो कि न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है जिसका। यहाँ पे इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि कंसिस्टेंट इंडिया का जो है फॉरेस्ट एट ट्री कवर कंसिस्टेंट इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 25.17% है जोग्राफिकल एरिया का। 7.86% मैंग्रोव कवर भी इंक्रीज़ हुआ है। और कंट्री लेड इनिशिएटिव की बात करें तो कंट्री लेड इनिशिएटिव होस्टेड बाय इंडिया इन देहरादून, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। इंडिया ने होस्ट किया है रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। फिर आते हैं स्नो लेपर्ड इन लद्दाख। तो रिसेंटली द स्टडी टाइटल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्नो लेपर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन इन इंडियन ट्रांस हिमालयस लद्दाख। तो इंडिया ने ये वो किया है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि लद्दाख जो है वो 477 स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है, जो कि 2/3 है कंट्रीज़ के टोटल पॉपुलेशन का, बिग कैट्स का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप उतना याद रखें, इंडिया ने होस्ट किया है। अब आते हैं COP2 बेसल रॉटरडम स्टॉकहोम कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन। ये तीनों कन्वेंशंस आप एनवायरनमेंट के नॉर्मल बेसिक उसमें पढ़ेंगे, बट आप मुझे बताइएगा बेसल किससे रिलेटेड है, रॉटरडम किससे रिलेटेड है, और स्टॉकहोम किससे रिलेटेड है। तो स्टॉकहोम तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, रॉटरडम किससे रिलेटेड है, और बेसल किससे रिलेटेड है, ट्रांसबाउंड्री ट्रांसफर ऑफ हजार्डियस वेस्ट। और रॉटरडम किससे रिलेटेड है, और कौन सी इसमें लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यूनाइटेड नेशन कॉप जो है इन तीनों का भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है, और इसका थीम था मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। तो ये कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है, जिसका एम है कि हमको जितने भी हमारे हजार्डियस वेस्ट हैं, केमिकल्स हैं, उनका साउंड मैनेजमेंट करना है, उनके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना है, ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रह सके। इंडिया जो है तीनों कन्वेंशन की पार्टी है, ठीक है। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है मीटिंग ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि नॉर्वे ने होस्ट किया था। और बट इंडिया ने बोला है कि क्लोरोपायरोफोस एक करके एक केमिकल है, जो कि Annex A में आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन के, उसको इंडिया ने अपोज किया है, क्योंकि वो फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह के लिए हमारे यहाँ यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई इंडिया ने इसको अपोज किया है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइलस्टोन। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किए गिर नेशनल पार्क गुजरात में, और उस 7th मीटिंग थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। और इन्होंने बोला कि जितने भी प्रोजेक्ट टाइगर है, एलिफेंट है, स्नो लेपर्ड है, इन सब के प्रोजेक्ट्स को हमको बढ़ाना है। अब ये जो मीटिंग हुई वो March 3 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, उस दिन हुई, बाकी सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। तो अभी यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज किया है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये ऑर्गेनाइज़ हुआ था March 5 to 7 में, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ था बाकी। और ये ऑर्गेनाइज़ किसने किया, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने किया है, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ। इंडिया 2047 बिल्डिंग अ क्लाइमेट रिजिलियंट फ्यूचर, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको अभी जल्दी है। फिर NGT's नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में हुआ है। बाकी ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस है, तो जनरली जो हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें
चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको अपनाना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियाज़ का 58 टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, वो 58 टाइगर रिजर्व है इंडिया का, जो कि डिक्लेयर किया गया है। और इंडिया में अभी 58 टाइगर रिजर्व हो गए, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, याद रखिएगा, माधव नेशनल पार्क जो है 58 टाइगर रिजर्व है। अब आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर रिलीज़ करती है 138 कंट्रीज़ में, और इन्होंने बोला है कि दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट एयर क्वालिटी में आता है। और अगर हम बात करें, दिल्ली जो है सेकंड में आता है, एंड डजमेना जो है वो फर्स्ट में आता है। ओके, सो दिस इज़ एनफ। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खुला है? इंदौर में खुला है। याद रखिएगा, इंडिया का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे है? इंदौर में है, ठीक है, जो कि 55,000 स्क्वायर फीट लैंड में बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं प्रकृति 2025। तो प्रकृति 2025 का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग रेजिलिएंट अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। अब ये जो है हाई लेवल प्लेटफॉर्म है फॉर नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट पॉलिसी मेकर रिसर्चर्स के लिए, कि अपने जितने भी आइडियाज़ है कार्बन मार्केट से रिलेटेड उसको एक्सचेंज करिए, उनके चैलेंजेस को देखिए और फ्यूचर डायरेक्शन बताइए। तो दैट्स वाई दिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं SDG 2045 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। तो यूनियन मिनिस्टर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है भूपेंद्र यादव, उन्होंने एड्रेस किया है ये ग्लोबल लीडर्स और थिंकर्स SDG 2045, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी एरियाज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रायोरिटी एरियाज़ को एम्फसाइज़ किया, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग इन क्लीन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिशन लाइफ के साथ इसको जोड़ा है। फिर आते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। याद रखिएगा, कौन निकालता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ चीज़ें, बस इतना याद रखें कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन निकालता है। बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बी स्मार्ट स्टडी, क्योंकि ये मैं रिवीजन बेसिस पे पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ें। फिर आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। रिसेंटली अनाउंस न्यूक्लियर मिशन इन यूनियन कैबिनेट ने ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट लिया है कि इंडिया का न्यूक्लियर पावर को हमको मेजर सोर्स बनाना है इंडिया का, कि इंडिया को एनर्जी सेक्टर में बहुत बढ़ावा मिल सके। अगर हम बात करें तो इंडिया का न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी करंटली कहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। अभी हमने कलपक्कम पढ़ा हमने तमिलनाडु में, जहाँ पे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को वो करने की बात की है। ओके, अब इंडिया का अचीवमेंट और टारगेट की बात करें तो इंडिया ने कमिटमेंट क्या की है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन हमको 2030 तक करना है, और नेट जीरो एमिशन हमको बाई 2070 तक करना है। अब आते हैं IBCA ऑफिशियली अ फुल प्लेस्ड ट्रीटी। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो थी वो पहले ट्रीटी नहीं थी, इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं थी, ये नॉर्मल एक फॉरम था। बट अभी जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बना दिया गया है, ताकि बहुत सारी कंट्रीज आके जुड़े, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंडिया में है। बिग कैट अलायंस में इसमें 13 बिग कैट्स आती है, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। और इसमें अभी नाइकरगुआ, एस्टवानिया, इंडिया, सोमालिया, लाइबेरिया इन्होंने ज्वाइन किया है। ओके, सो इसमें 50 पार्टीज़ हो जाएंगी, तो ये जो है चलने लगेगी, ठीक है। तो दैट इज़ IBCA, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आते हैं UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16। तो अभी रोम में कंक्लूड की गई है, ठीक है, जहाँ पे आउटकम्स जो था कैली समिट का उसको ठीक किया गया है। तो COP16 किसका है? UNCBD का है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब इसमें कैली फंड एक रिलीज़ किया गया है, एक इंटरनेशनल फंड, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगी। कैली फंड जो है वो मनी कहाँ से रिसीव करेगा? बिजनेस से, दैट रिलाई ऑन डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, जो डिजिटली वो कर रही हैं उस पर वो बिजनेस जो है मनी कैली फंड में डालेंगी। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या होता है? वहाँ पे जेनेटिक डेटा है हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNEP जो है इस फंड को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो कैली फंड कहाँ पे रिलीज़ हुआ है आपको याद होना चाहिए। कैली फंड किस लिए है? इट इज़ फॉर UNCBD, और UNDP और UNEP जो है इसको मैनेज कर रहे हैं। अब आते हैं किसान कवच। किसान कवच की अगर बात करें तो ये भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट है। जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स वगैरह किसान डालते हैं, फार्मर्स डालते हैं, तो उनको हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कहीं रैशेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसलिए फार्मर्स को बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए
फार्मर्स को हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटी पेस्टिसाइड्स बॉडी सूट बनाया, जिसको पहन के वो जो है ये सब पेस्टिसाइड्स वगैरह डालेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। किसान कवच एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो डिज़ाइन किया है कि क्रिटिकल सेफ्टी हमको फार्मर्स की प्रोवाइड करनी है, और ये ब्रिक इन स्टेम इन बेंगलुरु उन्होंने डेवलप किया है। इसका प्राइस है 4000 का एक सूट आता है, वॉशेबल है, रीयूजेबल है और 2 साल तक चल सकता है, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल वाटर मॉनिटर समरी रिपोर्ट 2025। ये कौन रिलीज़ करता है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और ग्लोबल वाटर मॉनिटर कंसोर्टियम रिलीज़ करते हैं, ये याद रखिएगा, बस अदर थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, एनवायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी एनवायरमेंट रिलीफ फंड अमेंडमेंट स्कीम जो है 2024 का, उसको अमेंड किया है, जो कि एनवायरमेंट रिलीफ फंड स्कीम थी 2008 की पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आती थी। अब इसमें यही है कि जितने भी हमारे विक्टिम्स हैं हजार्डियस सब्सटेंस से रिलेटेड, जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली ओवरसी करेगी एनवायरमेंट रिलीफ फंड को, ठीक है। पहले नहीं था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वो करेगी, और सीपीसीबी जो है वो रिप्लेस करेगी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। तो अब सीपीसीबी जो है एज अ फंड मैनेजर की तरह वर्क करेगी फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। सो दिस इज एनफ। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज 4th बायएनियल अपडेट रिपोर्ट टू यूएनएफसीसी। तो इंडिया ने अभी 4th बायएनियल अपडेट रिपोर्ट दी है यूएनएफसीसी को, जहाँ पे उन्होंने बोला बायएनियल अपडेट 4 अपडेट्स द थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन जो स्कीम थी उसको वो करेंगे, ठीक है। और इन 2020 इंडिया ने बताया कि इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्रीज़ हुआ है। एमिशन जो है एक्सक्लूड करते हैं लैंड यूज़ क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट्री, इन सबको अलग कर दे बात करें, तब जाके इंडिया ने अभी 7.93% किया है। ओवरऑल एमिशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज़्यादा एनर्जी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, फिर एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फिर प्रोडक्ट यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ एनफ। नेक्स्ट आते हैं, ये दिया गया है। अब आते हैं, हाँ, डेंस फॉरेस्ट क्रिएटेड इन प्रयागराज यूजिंग मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक इज़ रिलेटेड टू अर्बन फॉरेस्ट्री, जहाँ पे अर्बन एरियाज़ में हम फॉरेस्ट को लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मियावाकी टेक्निक। ये जनरली जापान की एक टेक्निक है। अभी प्रयागराज में जो हमारा महाकुंभ हुआ था उस टाइम पे हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, तो उसी को वहाँ पे मियावाकी टेक्निक यूज़ करके ही डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया। अब आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स। तो जितने भी व्हीकल्स हैं जो हमारे ऑलरेडी स्क्रैप्ड व्हीकल्स हैं, जो हमारे यूज़ नहीं हो रहे हैं, उन सबको जो है हटाना है। तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रूल्स नोटिफाई किसके अंदर किया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर किया गया है। जितने इस रूल का एम यही है कि प्रॉपर हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल करना है जितने भी व्हीकल है जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है, ठीक है। तो स्क्रैप करना है व्हीकल्स को। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन, हाँ, एक्सेप्शन ये किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं वो याद रखेगा। वेस्ट बैटरीज, प्लास्टिक पैकेजिंग, वेस्ट टायर्स, यूज्ड ऑयल, ई वेस्ट, क्योंकि ये अलग अलग रूल्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अंडर दिस। अब आते हैं COP16 ऑफ UNCCD। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन अभी रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ है। तो याद रखेगा 16th UNCCD का समिट कहाँ पे हुआ है? रियाद सऊदी अरेबिया में। ये फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका कंट्री में हुआ है, और यहाँ पे हमने ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क को एडवांस किया है, जहाँ पे हमने एक ग्लोबल ड्राउट फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है, ठीक है। फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करें तो $12 बिलियन जो है प्लेस किया गया है कि हमको डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करने के लिए यूज़ करना है। फिर रियाद ग्लोबल ड्राउट रेजिलियंस पार्टनरशिप भी अनाउंस की गई है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जो कि अफ्रीका का इनिशिएटिव है, उसको भी एडिशनल फंडिंग प्रोवाइड की गई है, और इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी जो है वो भी लॉन्च की गई है, जो कि AI ड्रिवन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ओके। सो दिस इज एनफ। नेक्स्ट आते हैं WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2023। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट किसकी है? WMO की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट किसने किया है? IUCN ने। तो याद रखिएगा किसने किया है पहला ग्लोबल ट्री असेसमेंट? IUCN ने किया है, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि
38% ऑफ द वर्ल्ड ट्री स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंशन फेस कर रही हैं। ओके, तो 38% एक्सटेंशन फेस कर रही है। मेजर थ्रेट्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेजिव स्पीशीज़, पेस्ट एंड डिसीज़। हम आते हैं एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। बस इतना याद करने की ज़रूरत है, यूएनईपी रिलीज़ करती है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं हमारा ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? गोल्डमैन स्नोनफेल्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखिए कौन रिलीज़ करता है। इंडिया का रैंक है 176 है। अब आते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान 2024-2030। तो इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान COP16 जो CBD का हुआ था कोलंबिया में, वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट किया है कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था जो कि स्टार्ट किया है अभी। उसमें उसके रोड मैप के बारे में बात की है और जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2024। तो UN हैबिटेट रिलीज़ करती है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? UN हैबिटेट। ओके, तो रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द सिटीज़ आर अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं री इन्वेस्ट 2024। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो समिट अभी वो किया है जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जो भी होगा मैं आगे आपको डिस्कस करवा दूँगी, बट अभी मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रही हूँ जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। फिर आते हैं मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव। तो अभी 17 लाख सैम्पलिंग जो है प्लांट की गई है मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024 में, जो कि 10,000 फार्मर्स को बेनिफिट करेंगी अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम। ठीक है, सो दिस इज़ इनफ। नेक्स्ट आते हैं इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन एट कालादियो नेशनल पार्क। कालादियो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान का नेशनल पार्क है। ठीक है, कोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान का नेशनल पार्क है। टील कार्बन जहाँ पे इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी की गई है। अब अगर हम बात करें टील कार्बन जो है ये जनरली पायरोलिसिस टेक्निक से बनाई जाती है, जहाँ पे हम बिना ऑक्सीजन के जो है बायोमास को हीट करके बनाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट टील कार्बन। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? इम्पॉर्टेंट है, येले यूनिवर्सिटी, येले सेंटर ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी जो है वो रिलीज़ करती है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि डेटा ड्रिवन सस्टेनेबिलिटी वर्ड की प्रोवाइड करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इंडिया का अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक जो है इसमें अभी पहले फर्स्ट इंडिया का रैंक 176 है, बाकी एस्टोनिया टॉप किया है, फिर लग्जमबर्ग, फिर जर्मनी, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम। सो ये कंट्रीज़ है। इंडिया का रैंक 176 है, याद रखिएगा। यूनेस्को ने अभी 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स को अभी डेजिग्नेट किया है बेल्जियम और गाम्बिया से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ठीक है, हम आते हैं बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024। तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अभी कंक्लूड किया गया है बॉन जर्मनी में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। यहाँ पे हमने न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस की बात की है। ठीक है, जो कि हमारे जितने भी क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए लॉन्च किया है। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम इंडिया, ये जो है स्कीम अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने निकाला है। ठीक है, न्यू दिल्ली में अभी ये वर्कशॉप के थ्रू वो हुआ था। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी। तो छत्तीसगढ़ ने अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से लिंक कर दिया है। फिर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ पे है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि हमारा दार्जिलिंग में है, वो हमारा फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है। ठीक है, बायो बैंक को फ्रोजन जू भी बोला जाता है, जहाँ पे DNA कलेक्ट किए जाते हैं। फिर आते हैं नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। नैनो बबल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की अगर बात करें जो हमारे वाटर्स को क्लीन और प्यूरिफाई करेगी, वो नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में वो किया गया है एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर गंगाज रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन आसाम, तो फर्स्ट एवर गंगा रिवर डॉल्फिन को टैग किया गया है आसाम में। ये टैगिंग हमको हेल्प करेगी कि हमारे जितने भी रिवर डॉल्फिन्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 का यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने किया है, जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ है, जहाँ पे पूसा न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो ये हमारा ऑन अक्टूबर 28-24 डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने न्यू कॉम्प्लेक्स इंडियाज़ का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जिस ओपन किया है, जिसका एम यही है कि एग्रीकल्चरल फूड सेक्टर को बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर भी खोला गया है, ठीक है। इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान, जो कि हमने देख लिया पहले ही। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल प्लांट लॉन्च्ड बाय NTPC एट विंध्याचल। तो NTPC जो है उन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो है इनॉग्रेट किया है, जो कि वर्ल्ड का पहला CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमको मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है, वो प्लांट लॉन्च किया है एट विंध्याचल फैसिलिटी, ठीक है, एट इट्स विंध्याचल फैसिलिटी। नेक्स्ट आते हैं मर्मुगांव पोर्ट ऑन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। रिसेंटली मर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे है, गोवा में है। ये इंडिया का पहला पोर्ट है जिसको लिस्ट किया गया है एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स पोर्टल के अंदर, जहाँ पे ये ग्लोबल जो कि एमिशंस जो है शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू उन्होंने कम किया है, इसलिए उसको लिंक किया गया है, ठीक है। फिर आते हैं बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। तो ये यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया है कि नेशनल जुरिडिक्शन मतलब हाई सीज ट्रीटी आपने पढ़ी होगी अनक्लॉज के अंदर, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी हमारे नेशनल जुरिडिक्शन के बाहर आती हैं, ठीक है, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया ने अभी साइन कर दिया है कि इंडिया जो है प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो वर्ल्ड का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो गोबी डेजर्ट चाइना ने लॉन्च किया है, ओके। अब ये रिएक्टर जो है वो फ्यूल एनरिच्ड है, जो कि लेस देन 20% यूरेनियम 235 है और थोरियम रिजर्व सबसे ज़्यादा है। फिर आते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 जो FAO रिलीज़ करती है। तो याद रखिएगा कौन रिलीज़ करती है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करती है। रशिया, ब्राज़ील और कनाडा, USA की बात करें, चाइना की बात करें तो 54% ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया यहीं पर सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है। 10 कंट्रीज़ में एनुअल गेन्स हुआ है फॉरेस्ट एरिया। इंडिया जो है 3rd रैंक में आती है, ओके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ हमारा एनवायरमेंट पार्ट। आई विल कवर UP करंट अफेयर्स, मैं बहुत ब्रीफ में कवर करूँगी जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।